जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, अपने जो साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी फ्री के अंदर, उसमें आज अपनी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस के माध्यम से हमने रक्त का टॉपिक, रक्त परिसंचरण का पूरा टॉपिक, पाचन और श्वसन के टॉपिक का जितने भी टॉपिक से प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मात्र 10 प्रश्नों में उनका पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश की और आप सभी ने इस टेस्ट सीरीज को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कोशिश करता हूं आज का भी टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। देखिए साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपके प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम रहती है और समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। साथियों, मेरा ये मानना है कि आप 100 प्रश्न ऐसे कर रहे हो जो आपको पहले से आ रहे हैं और वही प्रश्नों की भाषा बदल बदल के आपको सिंपल से प्रश्न बार बार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपका समय ज़्यादा खराब कर रहे हैं। लेकिन मात्र 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनके प्रत्येक ऑप्शन आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी मानसिकता ये है कि हमें ऐसे 100 प्रश्न चाहिए जो हमें आते हों। अगर वही मैं आपको पूछ लूँगा और आप पूछने के बावजूद आप उनका सही उत्तर दे दोगे तो अपने आप में खुश जरूर हो जाओगे आप। लेकिन मुख्य एग्जाम में जो जिस प्रकार का लेवल आ सकता है, आप उससे अगर एक कदम आगे बढ़कर नहीं चल रहे हो, आप अपनी तैयारी को उससे एक लेवल आगे लेकर नहीं चल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने की जरूरत है कि क्या हमें जो आ रहे हैं वही चीज़ हमारे सामने आने पर हमें खुशी मिलेगी क्या। साथियों, इस टेस्ट सीरीज का मकसद सिर्फ आपको खुश करना नहीं है कि आपको जो आ रहे हैं मैं आपको ये बता दूं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो इतना सारा आता है। साथियों, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिंपल प्रश्न पूछकर आपको मैं बता सकूं कि आप काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। मेरा मेन मकसद है कि ऐसे प्रश्न आपके सामने टॉपिक के लेकर आऊं जो आपको सोचने पर मजबूर करें। प्रश्न 10 जरूर होते हैं, लेकिन बार बार आपसे कहता हूं इनके प्रत्येक ऑप्शन में आप अपनी क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करें। जितना मेहनत मैं इन प्रश्नों को प्रत्येक ऑप्शन को बनाने में कर रहा हूं, उतनी ही मेहनत अगर आप प्रत्येक ऑप्शन से अपनी क्रिएटिविटी, आप ये कोशिश मत कीजिए कि सिर्फ 10 प्रश्नों के उत्तर ही दे रहे हैं। आप ये भी कोशिश करें कि उनमें लिखे गए प्रत्येक ऑप्शन के बारे में आपको 100% आप में श्योरिटी है क्या कि हाँ ये ऑप्शन जो सत्य असत्य के दिए गए हैं या मिलान के दिए गए हैं, आप 100% श्योर होते हैं क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मेरे द्वारा दिए गए 10 प्रश्नों में अधिकतर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम, ऐसे रेयर चांस में कोई 1-2 स्टूडेंट होगा जो 10 में से 10 सही कर पाता है। अगर आप पूरे में से पूरे सही नहीं कर पा रहे हो तो ये 10 प्रश्नों में आपकी ये हालत है, तो अगर 100 प्रश्न में अगर हार्ड लेवल के बनाता हूं तो फिर क्या होगा। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं फिर सिर्फ कि मेन एग्जाम के अंदर अगर अच्छा लेवल आता है तो प्रश्नों की भाषा को इस प्रकार से बदलकर आपको सिंपल बात को भी कठिन तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप जो अच्छी रिसर्च कर रहे हैं टॉपिक पर, जो कि पहले से ही टॉपिक आपको दिया जा रहा है, जितने भी टॉपिक अब तक हुए हैं मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया है कि अपना नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। और आप अपने लेवल पर जितनी भी अच्छे लेवल पर रिसर्च हो सकती है आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चा रिसर्च करके यहां पर आ रहा है फिर टेस्ट सीरीज को दे रहा है, उनको पता है एग्जाम का लेवल कितना अच्छा है। बाकी आप सीधे ही बिना किसी तैयारी के सीधा पेपर देखने आते हैं तो वो थोड़ा ही 5-7 मिनट वीडियो को देखता है और फिर वो स्किप करके चला जाएगा। अगर आप सच में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छे लेवल की तैयारी आपकी हुई है या नहीं हुई है इसकी परख करना चाहते हैं, तो आप रियल में जो आपको पहले टॉपिक दिया जाता है उसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और मेरे द्वारा प्रत्येक ऑप्शन में समझाई गई हर बात आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक का निचोड़ मात्र 10 प्रश्नों के दिए गए प्रत्येक जो जितने भी ऑप्शन हैं प्रत्येक ऑप्शन से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अन्य वीडियो की तरह ही काफ़ी पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था साथियों, इस टेस्ट सीरीज का जो भविष्य है वो आप सभी के सपोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि लास्ट 1-2 वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं बना पाते और यही कारण है कि हम उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपने जिस चीज़ को ठान लिया है कि हाँ रोज का एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर मेहनत करके आनी है और यहाँ पर आपकी अपने आप की परख करनी है, तो आप साथियों, आपसे एक निवेदन भी करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करने की जरूर आप थोड़ी सी विनती आप सभी से है मेरी, ताकि इस वीडियो के माध्यम से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ इतने सारे लाइक्स कमेंट्स और लोग जुड़ रहे हैं अपने चैनल पर, ताकि मैं भी और भी बेहतर तरीके से आप सभी के लिए मेहनत कर सकूँ। तो चलिए साथियों, आज का ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप अच्छे से 4 ऑप्शन को देखिए और इनमें से एक असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। और आप सभी के सामने जो 4 ऑप्शन वो इस प्रकार है। मानव एक यूरिकोटेलिक जीव है। दूसरा ऑप्शन है यूरिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तीसरा है यूरिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो असत्य कथन है? आप लाइव चैट के दौरान जो प्रीमियर शुरुआत में वीडियो चलती है, लाइव चैट या कमेंट के माध्यम से आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा पहले, ताकि आपकी भी परख हो सके कि आपको कितनी अच्छे से ये चीज आती थी। ईमानदारी से आप जरूर बताना 10 में से इस टॉपिक में आपके कितने सही हुए। तो चलिए मैं बता देता हूं बिना ज्यादा टाइम लेते हुए। देखिए, इसमें प्रथम कथन ही असत्य है। मानव यूरिकोटेलिक नहीं होता, मानव यूरियोटेलिक होता है। साथियों, आपने अगर इस उत्सर्जन के टॉपिक की शुरुआत में ही पढ़ा है तो शुरुआत यहां से होती है
उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव में नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। और इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक होते हैं। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं जैसे पक्षी, इनमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और जो अमोनिया होती है उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जलीय जीव खास करके जैसे प्रोटोजोआ असंख्य जीव है या पोरीफेरा, जो जलीय जीव होते हैं, स्थिल मछलियां वगैरह, उनमें किसका उत्सर्जन होता है? उनमें अमोनिया का। जिसको मध्यम आवश्यकता होती है पानी के उत्सर्जन के लिए, तो उनमें जैसे स्तनधारी वगैरह है, ठीक है ना, उनके अंदर मुख्य रूप से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। इसलिए मनुष्य में यूरिया उत्सर्जन होने के कारण इसको यूरियोटेलिक कहते हैं, ना कि यूरिकोटेलिक। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये छोटा सा अगर इतना सा अंतर अगर हमें नहीं पता तो इसके कारण मेन एग्जाम के अंदर काफी कंफ्यूजन होकर प्रश्न गलत हो सकता था। नेक्स्ट है, यूरिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। साथियों मेरा मकसद होता है 4 ऑप्शन ऐसे रखूं जो टॉपिक का पूरा अपना बेस तैयार कर दे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड थोड़ा सा है। इसमें यूरिया जो है प्रथम एक कार्बनिक यौगिक था जो सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया। कारण क्योंकि एक व्यक्ति था बर्जीलियस, उन्होंने सबसे पहले एक जैव वाइटल थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग कोई भी कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ से तैयार नहीं किया जा सकता, यानी हम आर्टिफिशियल रूप से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते अकार्बनिक पदार्थों से। लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति आया जिन्होंने बर्जीलियस की थ्योरी को गलत साबित किया, उनका नाम था वोलर। वोलर ने सबसे पहले अमोनियम जो साइनाइड है उनके माध्यम से उन्होंने उनको गर्म करके पहले अकार्बनिक पदार्थ से प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया जो था यूरिया। तो यूरिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, जो वोलर के द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा है, यूरिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ नहीं होता, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। साथियों 3 उत्सर्जित पदार्थों में सबसे ज्यादा जो विषैला है वो है अमोनिया, उससे कम उत्सर्जित होता है, कम विषैला होता है यूरिया, और सबसे कम होता है यूरिक अम्ल। ठीक है ना, तो याद रखना सबसे अधिक विषैला जो होता है वो अमोनिया होता है, यूरिया नहीं होता। तो इसका मतलब ये कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है। और मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, जबकि मुख्य उत्सर्जित अंग वो वृक्क होता है, किडनी होती है, ये भी सत्य है। इसका मतलब ये प्रथम कथन असत्य है। इसका जो जवाब होगा वो होगा ए। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों को किसके विघटन से बनते हैं? मनुष्य में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो किसके विघटन से बनते हैं? क्या वो प्रोटीन के विघटन से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से बनते हैं, या वसा के विघटन से बनते हैं, या उपरोक्त सभी के विघटन से बनते हैं? तो आपका जवाब का वेट रहेगा मुझे, आप अच्छे से समझिए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। और अगर आपको तो लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी उत्तर बता देता हूं तो आप वीडियो को एक बार प्रश्न बताने के बाद जस्ट पॉज करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। नाइट्रोजन युक्त, देखिए साथियों इसका आंसर यहीं पर है। अगर आपने पोषक पदार्थों के बारे में अच्छे से पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जो अपना विटामिन है, खनिज लवण है और जल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। इसमें 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज C6H12O6 का सूत्र सुना होगा। ठीक वैसे ही वसा के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना ही है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में बहुत कम होती है। यही कारण है कि वसा युक्त खाना खाने के बाद हमारे शरीर में नींद सी आने लगती है, हमारा शरीर आलस युक्त हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में बहुत कम होती है। 2:1 में नहीं होती। इसमें 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें 2:1 नहीं होता। अनुपात में बहुत बड़ा गैप होता होने के कारण हमें वसा युक्त खाना खाने के बाद आलस सा महसूस होता है। इसमें भी नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। नाइट्रोजन होता ही प्रोटीन में है। प्रोटीन से संबंधित यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो है प्रोटीन। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो सिंपल सी बात है, प्रोटीन के विघटन से बनेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में कई प्रोटीन ऐसे भी जिसमें फास्फोरस या सल्फर भी हो सकता है, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होते ही हैं, फास्फोरस और सल्फर भी हो सकते हैं प्रोटीन के अंदर। इसलिए याद रखना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं वो प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। और फिर आगे जाके 3 प्रकार के होते हैं जो लास्ट में आपको बता दिया है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। आई होप आपको अच्छे से ये बात भी समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा है आपका प्रश्न वो है, ऑर्निथिन जो चक्कर होता है ये किस अंग से संबंधित है? ये जो चक्कर है वो किस अंग से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। वृक्क यानी किडनी से, दूसरा है प्लीहा यानी स्प्लीन से, तीसरा है यकृत यानी अपने लीवर से, और चौथा है अग्ना से अपने पेनक्रियाज से। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑर्निथिन का संबंध किस अंग से है? आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका जो संबंध है वो है अपने यकृत से।
ऑर्निथिन चक्कर क्या होता है, इसको ऑर्निथिन चक्कर को क्रेब्स और हेथ स्केल चक्कर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसका ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्कर भी कहते हैं, जो अपने लीवर के अंदर अपना जो यकृत होता है, यकृत के अंदर अमोनिया से यूरिया का निर्माण किया जाता है। इसलिए याद रखना, अमोनिया से यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में बनती है, और बनने की जो चक्कर है, वो प्रोसेस है, उसको ऑर्निथिन चक्कर कहते हैं। इसलिए याद रखना, ऑर्निथिन जो चक्कर है वो लीवर के अंदर होता है, जिसमें अपने प्रोटीन जो है, प्रोटीन के विघटन से बनने वाले जो एमिनो पदार्थ होते हैं, वो एमिनो पदार्थ आगे जाकर अमोनिया से फिर किस प्रकार से, साथ में कार्बोहाइड्रेट से जो CO2 आती है, और जल, ये तीनों चीज, तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर। क्या होती है, अपने अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन तीनों की क्रिया से आगे जाकर पूरी जो प्रोसेस होती है, जिससे अमोनिया से किस प्रकार से यूरिया बनती है, ये पूरी बताई जाती है ऑर्निथिन चक्कर के दौरान। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये चलता है अपना लीवर में। इससे पहले सेशन में हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, जो अपनी कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आगे, चौथा प्रश्न जो आपका सामने है, आज का चौथा प्रश्न, वो है फिर से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला है, चपटे कर्मियों में मुख्य उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं होती है। ये अपने मुख्य, आप किसका बेस समझ ही होगे कि किसी जीव में कौन सा उत्सर्जी अंग होता है, उससे संबंधित एक प्रश्न है। क्या चपटे कर्मी जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, उनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जन के रूप में। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनमें क्या मुख्य उत्सर्जी अंग मेलपीगी इकाई होती है। और मेंढक में क्या अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल तीनों का उत्सर्जन होता है, या ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो असत्य है, तो आप चौथा सुन सकते हैं। तो आपने अपना जवाब दे दिया होगा, आई होप अच्छा सा आपको समय मिला है। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। साथियों, अगर शुरुआत से बात करें, सबसे छोटे एकोश के जीव होते हैं प्रोटोजोआ में, हम बात करते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके शरीर की जो बाह्य सतह होती है, उन्हीं में कुछ विशेष प्रकार के छिद्र वगैरह पाए जाते हैं, ओस्टिया, ओस्कुलम वगैरह, आपने सुना होगा। शरीर की बाह्य सतह से ही विसरण विधि के द्वारा ही चीजों का उत्सर्जन, शरीर का आवागमन, पदार्थों का, गैसों का, सभी का विसरण विधि से होता है। लेकिन याद रखना, जो इसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, जो प्रोटोजोआ के बाद में आते हैं पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी छिद्र युक्त जो जीव होते हैं, जिन्हें हम सिंपली स्पंज भी कहते हैं। उनके अंदर भी विशेष प्रकार के कोई ऑर्गन नहीं होते, उनमें भी शरीर की सतह से ही होता है। फिर अपने बात करें, स्पेशली अगर बात करें थोड़े बड़े लेवल की जीवों की, थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिन्हें चपटे कर्मी कहते हैं। याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, चपटे यानी चपटे कर्मी का मतलब जैसे जिस प्रकार से अपने तवा वगैरह या कोई भी बर्तन होता है, नीचे से चपटा है, ये इस प्रकार से, इसको नीचे से ज्वाला दी है हमने, नीचे से इसके आग लगाई है, तो इसमें जो भी पदार्थ था, जैसे वाष्प बन के, पानी जैसे वाष्प बन के उड़ता, ठीक वैसे ये उत्सर्जी पदार्थ वो वाष्प बन के उड़ गया एक तरीके से। तो याद रखना, नीचे से ज्वाला दी है, तो याद रखना ज्वाला कोशिकाएं, प्लेट के नीचे ज्वाला लगा दी हमने, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटे कर्मी जो होते हैं, उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ज्वाला सेल्स पाई जाती हैं, जो मुख्य उत्सर्जी अंग का काम करती है। और नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, पोड का मतलब होता है फुट, जिनमें अपेंडेज जो अपने पैर होते हैं, यानी जो जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, फुट वगैरह, ठीक है ना, मोस्टली 3 जोड़े, जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। और इसके अलावा मकड़ी जो है, उसको कीटों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मकड़ी के अंदर 4 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी जो पैर होते हैं, जिन्हें हेक्सापोड्स कहते हैं, हेक्सा मतलब 6, उसको हम काउंट करते हैं इंसेक्ट्स में। हालांकि मकड़ी आर्थ्रोपोड्स में आती है, लेकिन उसे इंसेक्ट्स में काउंट नहीं करते। ये संघ के बाद आगे का वर्ग है, जो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन का टॉपिक अपने नहीं आता। आर्थ्रोपोड्स का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो मेल पी की इकाई होता है। मेल पी की बॉडी जो होती है, वो उनमें आर्थ्रोपोड्स में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और तीसरा, अब बहुत से स्टूडेंट, मुझे पता है इसका उत्तर उन्होंने सी चुना होगा, कि मेंढक में मुख्य उत्सर्जी अंग उन्होंने यूरिया को माना होगा, और इन दोनों को गलत करके ये सी उत्तर उन्होंने चुना होगा, यह सत्य कथन। साथियों, मेंढक में एक विशेष बता देता हूं, मेंढक ऐसा जीव है, अगर स्पेशली आपको नाम दे दे वयस्क मेंढक, तो आप आंसर करोगे यूरिया। आपको मेंढक का लार्वा दे दे, जिसे टेडपोल कहते हैं, तब आपको करोगे अमोनिया, क्योंकि जलीय जीव है तो अमोनिया, टेडपोल लार्वा। वयस्क मेंढक होने के बाद उसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। और तीसरी एक बात है, मेंढक को आप हर मौसम में नहीं देखोगे। देखिए, मौसम के आधार पे आपने जीव जंतुओं को मोस्टली अगर बात करें, वैसे रक्त का ही टॉपिक है, समतापी और असमतापी दो टाइप के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, 2 टाइप के जीव होते हैं। जिसमें से अगर बात करें, हमने 5 वर्ग जो पढ़े थे, जिस प्रकार से नीचे मछलियां, पीसीज, फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबिया, ये जो तीनों वर्ग के जीव जंतु हैं, इनमें इनका जो रक्त होता है, इनके शरीर का तापमान जो होता है, ये बाह्य मौसम के अनुसार बदलता है। जबकि जितने भी स्तनधारी होते हैं या जितने भी एवीज होते हैं, इनके शरीर का तापमान निश्चित होता है, तो ये हमें हर मौसम में दिखाई देते हैं। जबकि मेंढक है, सांप वगैरह है, ये आपको कभी कभार विशेष मौसम में दिखाई देते हैं, जब इनके अनुकूल, इनके शरीर के अनुकूल का तापमान है, तब ये दिखाई देते हैं। इसलिए याद रखना, विशेष करके मेंढक जो होता है, एक विशेष परिस्थिति पाई जाती है इसमें, जिसे हाइब्रिनेशन कहते हैं।
देखिए जब इनके प्रतिकूल मौसम होता है, जब इसके अनुकूल नहीं होता मौसम, तो इस शरीर ये क्या होता है, जमीन के नीचे खड्डे डालकर वहां पर अपने शरीर को अनुकूल अवस्था में, एक तरीके से जैसे इंसान कोमा में चला जाता ना, ठीक वैसे ही मेंढक में एक अवस्था होती है जिसे हाइब्रिनेशन कहते हैं। ये जो प्रसुप्त अवस्था होती है, इस अवस्था में ये शरीर से जल का उत्सर्जन कम से कम करना चाहता है, तो उस समय पानी का उत्सर्जन कम करना है तो ये अपने शरीर से पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करता है। तो 3 अलग अलग फेज के अंदर अगर बात करें, मेंढक का लार्वा अमोनिया, वयस्क मेंढक यूरिया, और एक प्रसुप्त या हाइब्रिनेशन की अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी मेंढक कर सकता है। इसलिए मेंढक में उत्सर्जी पदार्थ तीनों हो सकते हैं, तीनों उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग विशेष। जैसे सीधा ही पूछ ले मेंढक के टेडपोल लार्वा का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तब एक ही आंसर होगा, कौन सा, अमोनिया। वयस्क मेंढक का डायरेक्ट पूछे तो हम डायरेक्ट यूरिया करेंगे, और हाइब्रिनेशन का डायरेक्ट पूछे तो सिर्फ यूरिक अम्ल करेंगे, लेकिन केवल मेंढक का पूछे तो तीनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का जो 5वां प्रश्न है आपके सामने, असत्य कथन की पहचान कीजिए। साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 5वां जो प्रश्न है, सबसे पहला है नेफ्रॉन वर्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आज तक उत्सर्जन के टॉपिक से आज तक का जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया वो यही है कि उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये सबसे ज्यादा आज तक का पूछा गया है कंपटीशन में प्रश्न। दूसरा है, क्या प्रत्येक वर्क में, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख तक होती है, 10 लाख से 12 लाख तक। तीसरा है, नेफ्रॉन यूरिया के निर्माण में सहायक है। और चौथा है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आप अच्छे से पढ़िए और अपना एक जो जवाब है असत्य कौन सा है इनमें से कथन, उसकी पहचान कीजिए। और मैं आपको अब बता देता हूं साथियों, इसमें से जो असत्य कथन है वो है सी वाला, ये बात गलत है। नेफ्रॉन यूरिया के निर्माण में सहायता नहीं करता। नेफ्रॉन का काम होता है यूरिया को यूरिन में बदलना। यूरिया तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जहां पर इससे पहले मैंने बताया था अपने यकृत के अंदर अमोनिया से यूरिया तो यकृत में बन चुकी है। यूरिया अपने यकृत में बनती है, ना कि किडनी में। याद रखना, यूरिया का निर्माण अपने लीवर में होता है और यूरिया को यूरिन में, यूरिन का मतलब मूत्र में, यूरिया से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि अपने नेफ्रॉन्स के अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है। तो इसलिए याद रखना, नेफ्रॉन यूरिया का निर्माण में सहायता नहीं करता है, ये यूरिया को यूरिन में बदलने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा था कि सर जी रक्त का शुद्धिकरण अब क्या होगा, फेफड़े सही उत्तर है या किडनी सही है। साथियों जब बात हम फेफड़ों की करते हैं, रक्त को शुद्ध अशुद्ध मानते हैं, तब वहां पर ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत की बात करते हैं। जब हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता था, जैसे धमनियों में हमने बात की तो वहां पर ऑक्सीकृत रक्त था, तो उसको हमने शुद्ध, और अनऑक्सीकृत रक्त जहां पर CO2 थी उसको अशुद्ध बोला। लेकिन अगर मुख्य रूप से डायरेक्ट प्रश्न आए कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो शुद्धिकरण का मतलब वहां पर है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया, उत्सर्जन का जो मेन टॉपिक है। शुद्ध का मतलब क्या है, इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ उनको शरीर से बाहर निकालना। हालांकि शरीर से CO2 को बाहर निकालने में फेफड़े भी मदद करते हैं, वो भी एक उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में अपने उत्सर्जी अंग की बात करें तो किडनी के अलावा भी अन्य उत्सर्जी अंग है, जैसे फेफड़े है, अपनी त्वचा में पसीने के रूप में कुछ लवणों का भी उत्सर्जन होता है शरीर से। इसके अलावा अपना लीवर भी एक उत्सर्जी अंग है, याद रखना। लीवर से भी विशेष प्रकार के एक पित्त रस में आपने बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन जैसे वर्णकों का नाम सुना होगा। जो बिलिरुबिन है वो आगे जाके विशेष वर्णकों में बदल जाता है, जैसे यूरोक्रोम वर्णक, ठीक है ना, जो आगे मैं आपको प्रश्न भी आया उससे संबंधित बताऊंगा। तो ये बिलिरुबिन, बिलिरुबिडिन इनका भी उत्सर्जन करता है। तो लीवर, अपनी त्वचा, फेफड़े और किडनी, ये चारों ही मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। इसके अलावा हमने पाचन तंत्र में पढ़ा कि आहार नाल के रूप से जो गुदा के रूप में मल को भी बाहर त्यागते हैं, तो वो भी, उसको भी हम एक प्रकार का उत्सर्जी अंग मानते हैं। लेकिन मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होती है, और मनुष्य का रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किडनी के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा नहीं होता। तो ये आपको समझ में आया होगा, मनुष्य का रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यूरिया का नहीं यूरिन का निर्माण करती है, असत्य कथन है। और 10 से 12 लाख, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख अपने नेफ्रॉन्स होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं साथियों, अपनी किडनी अपना एक दिन में 1 लाख रुपए बचाती है। अपनी किडनी, एक किडनी अपने शरीर का एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा रुपए बचा रही है अपनी। कैसे? देखिए, अगर इंसान की किडनी खराब हो जाए तो उसका रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता, ठीक है ना, तो उसको बाहर से एक प्रक्रिया कराई जाती है जिसे कहते हैं अपोहन, जिसे हम डायलिसिस भी कहते हैं। अगर किसी की किडनी काम नहीं कर रही होती है दोनों, तब उसके शरीर में रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, तो बाहर से मशीनों के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण करवाया जाता है। अब इस प्रक्रिया में कम से कम एक बार बाहर से डायलिसिस करवाएं, अगर कम से कम खर्चा भी मानकर चले तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए आपको लेंगे एक बार डायलिसिस करवाने के। और अपनी जो किडनी होती है ये दिन में कम से कम 25 से 30 बार, अपनी किडनी एक दिन में 25 से 30 बार अपने रक्त को फिल्टर करती है, एक तरीके से शुद्ध करती है, अपोहन या डायलिसिस करती है। अब सोच के देखिए, कम से कम 25 बार कर रही है, एक बार डायलिसिस का खर्चा कम से कम 5 हज़ार, अगर 4 हज़ार भी मानकर चले तो एक किडनी का काम दिन में 1 लाख रुपए बचाना है।
अपने शरीर में ऐसे विशेष बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनकी अरबों खरबों में अपने शरीर की वैल्यू है, लेकिन हम अपने शरीर में उन चीज़ों की अक्सर वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास पहले से हैं। चीज़ें जब हमसे अलग हो जाए, जैसे किसी इंसान से पूछे जो अंधा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, जॉब चाहिए, आंखें चाहिए, क्या चाहिए, तो वो यही कहेगा कि मुझे दुनिया को देखना है, मुझे आंखें चाहिए। तो वही है, हम अक्सर उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास होती है। जब चीज़ें हमसे दूर हो जाती है तब हम उनकी वैल्यू समझ पाते हैं। तो याद रखना, किडनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और अक्सर आपने सुना भी होगा किसी ने आईफोन लेने के चक्कर में अपनी किडनी बेच दी। तो नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। छठा पर्सन आज का सिंपल सा है, मूत्र का असामान्य घटक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज या यूरिक अम्ल। मूत्र का कौन सा घटक असामान्य घटक है निम्न में से? तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा और मुझे लगता है इसका अधिकतर लोग गलत जवाब देंगे। देखिए साथियों, असामान्य घटक, असामान्य का मतलब नॉर्मली जो रक्त मूत्र में अपने नहीं पाया जाता। मूत्र के अंदर यूरिया होती है 2 से 3% या लगभग 2 से 4%, ठीक है। इसके अलावा 95% और ऑलमोस्ट 95% जो होता है इसमें जल होता है मूत्र में। इसके अलावा 2 से 3% या लगभग 2 से 4% यूरिया होती है। कुछ मात्रा में इसमें क्रिएटिनिन भी होता है। क्रिएटिनिन का नाम आपने मोस्टली, जैसे कोई जिम वगैरह जाता है तो उनको पता होगा, क्रिएटिनिन जो मसल्स के अंदर वाटर का स्टोरेज अच्छा कर देते हैं, मसल्स को पंप करने के लिए इसका यूज वगैरह भी करते हैं। और उत्सर्जन में भी क्रिएटिनिन का भी कुछ मात्रा में उत्सर्जन होता है मूत्र के साथ। इसके अलावा कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी करता है मनुष्य, लेकिन सामान्यतः मूत्र में ग्लूकोज नहीं होता। सामान्यतः मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता। यदि मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन यदि हो रहा है तो उसको हम एक रोग कहते हैं, मूत्रलता। मूत्रलता रोग कहते हैं, जो आगे एक प्रश्न आएगा। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और किस हार्मोन की वजह से होता है, कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, और पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में सिर्फ इतना याद रखना, सामान्यतः ग्लूकोज मूत्र में नहीं पाया जाता, और अगर ग्लूकोज मूत्र में पाया जाता है तो फिर हम उसको ग्लाइकोसूरिया वगैरह कुछ रोग होते हैं, जैसे कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, जैसे कीटोन का कीटोन बॉडी, ग्लूकोज, ठीक है ना। ये विशेष प्रकार के कुछ पदार्थ है जो सामान्यतः मूत्र में नहीं पाए जाते। अगर मूत्र में ये पाए जाते हैं, मूत्र को परीक्षण करने से पता लगा सकते हैं। अगर ये पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान को इससे संबंधित कोई रोग है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता। ये मुझे लगता है बहुत से लोगों का गलत होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में सिंपल सी इन बातों को नहीं समझा होगा। 7वां जो प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। मूत्र की पीएच लगभग 6 होती है। दूसरा है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है, ठीक है, वर्णक है यहाँ पे, वर्ण के कारण, ठीक है। और सी है, मानव में प्रतिदिन जो लगभग एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। चौथा है, मूत्र की पीएच खाने पीने पर निर्भर नहीं करती। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य कथन है? तो आप सभी साथी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका जो गलत आंसर है वो है ये बात, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। अपने इंसान की मान के चलते हैं कि लगभग मूत्र की, देखो मूत्र और मुख की जो पीएच होती है वो बदलने वाली होती है। जैसे खाना खाने से पहले अगर बात करें तो मुख की जो पीएच होती है वो हफ्ते अपनी, हम देखें इसकी, जैसे मुख की पीएच की बात करते हैं तो वहां पर भी लगभग 6.5 से लेकर लगभग 7.5 मान के चलते हैं मुख की पीएच। खाना खाने के बाद मुख अम्लीय हो जाता है, पहले थोड़ी सी प्रकृति क्षारीय होती है। खाना खाने से पहले मुख की प्रकृति हल्की सी क्षारीय होती है, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है पीएच मुख की। और खाना खाने के बाद मुख की पीएच हल्की सी कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे लार की पीएच की भी बात करते हैं, लगभग हम 6.8 की बात करते हैं। तो उस प्रकार से याद रखना, ये थोड़ी सी बदलती है, खाने पीने पर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही मूत्र से संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न आया कि मूत्र की पीएच कितनी होती है। अगर आपको 6 ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 4.8 से लेकर 8.4। ये कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, आप देख भी लेना। आप गूगल पे भी सर्च करना मूत्र की पीएच होती है सामान्यतः, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, लगभग 4.8 से लेकर 8.4। ये इतना बड़ा गैप किसके कारण आया? इसका सबसे बड़ा कारण है अपने खाने पीने पर। हम जो खाते पीते हैं, जिस प्रकार का, अगर अम्लीय चीज खाइए तो पीएच अम्लीय हो जाएगी, और क्षारीय चीज खा रहे हैं तो थोड़ी सी क्या होती है, पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो मूत्र की और मुख की पीएच है ये बदल सकती है। और रक्त के बारे में मैंने आपको स्पेशल बताया था, रक्त एक प्रकार का बफर विलियन है जो अपनी पीएच के मान में जो बदलाव है उसका विरोध करता है, ठीक है ना। और इसके मान में यदि हम बात करें, अगर मैंने आपसे कहा था 0.2 ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी रक्त की पीएच में। जो 7.4 होती है वो 7 अगर 4 की बजाय 7.2 हो जाए या 7.6 हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। रक्त की पीएच के मान में 0.15 का अंतर आ सकता है। इससे ज्यादा अगर अंतर आ रहा है तो वहां पर इंसान की मौत भी हो सकती है 0.2 का फर्क आने पर, ठीक है। तो ये सिंपल सा याद रखना कि खाने पीने पर रक्त की पीएच निर्भर करती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ये कथन असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है। पीएच लगभग 6 बोल सकते हैं, लगभग 6 बोल सकते हैं बीच की एक वैल्यू को।
नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां प्रश्न आज का है, डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध किस ग्रंथि से है? डायबिटीज, अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो टॉपिक है अपना अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन साथियों ये इसका संबंध अपने इस टॉपिक से जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझ जाओगे। आप पहले अच्छे से पढ़िए, डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध किस ग्रंथि से है? 4 दे रखिए, पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय या पीनियल ग्रंथि, किस ग्रंथि से इसका संबंध है? तो साथियों मैं आपको आंसर दे देता हूं, मुझे लगता है अधिकतर बच्चे इसका जवाब देंगे अग्नाशय ग्रंथि, जो कि गलत है। इसका संबंध अग्नाशय, क्योंकि आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा डायबिटीज जो रोग होता है वो अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन की कमी से होता है। साथियों डायबिटीज भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज जो मेलिटस रोग होता है जिसे हम सिंपल भाषा में मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह या जो सिंपल डायबिटीज जिसको हम मानकर चलते हैं, सामान्य जो मधुमेह या शुगर जिसे कहते हैं वो डायबिटीज मेलिटस होता है। मेलिटस यानी माल से याद रखना, जो खाना पीना हमने खाया था, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जिसमें बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा और ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, जिसे हम शुगर या डायबिटीज कह देते हैं सामान्यतः, लेकिन वो डायबिटीज मेलिटस होता है। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने डायबिटीज इंसिपिडस की। इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस को सामान्य भाषा में मूत्रलता भी कहते हैं। जो इससे पहले आया था ना मूत्रलता, अब मैं आपको बताता हूं। मूत्रलता रोग में क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है, जो पीछे का पार्ट है, उसके अंदर 2 हार्मोन मोस्टली पड़ते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये जो एडीएच हार्मोन है जिसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, इसका काम होता है शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करना, जल का नियंत्रण करना, नियमन करना। अगर हम देखो कुछ विशेष प्रकार के खाने पीने में अगर खाते हैं, जैसे कॉफी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक जैसे कार्बनिक पदार्थ पीते हैं, तो अपने मूत्र का जो हमें शंका होती है वो ज्यादा होती है। कारण क्या है? चाय, कॉफी, ये सारे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं डायूरेटिक पदार्थ। ये सारे के सारे जो चाय, कॉफी, ये पदार्थ होते हैं, इन्हें कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको पीने के बाद, चाय कॉफी पीने के बाद अपने शरीर में जो एंटी डायूरेटिक है ये कम स्रावित होगा। अगर इसका स्रावन कम होगा तो ये पानी को कम स्टोर या पानी का नियमन कम कर पाएगा, जिससे शरीर से पानी का उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा। एडीएच की कमी होने से जल का जो स्राव है वो ज्यादा हो जाएगा अपने शरीर में, जो मूत्र के रूप में ज्यादा स्रावित होगा। एडीएच का काम होता है अपनी जो अपने पढ़ते हैं अपने नेफ्रॉन के अंदर लास्ट में एक संग्रह नलिका होती है, वो वहां पर क्या होता है जल का नियमन करता है, जल को अवशोषित कर लेता है। कम से कम जल उत्सर्जित हो, एडीएच का काम ही होता है। लेकिन चाय कॉफी पीने पर एडीएच का उत्सर्जन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक पदार्थों की उपस्थिति में इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी मात्रा कम होने पर क्या होता है? शरीर में मूत्र का उत्सर्जन ज्यादा हो जाता है। और शरीर में याद रखना, ये इसी से संबंधित है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? ये एडीएच की कमी पर होता है ये रोग। शरीर में यदि एडीएच की कमी कंटिन्यू है तो उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसे मूत्रलता, ज्यादा शंका रहती है, मूत्र बार बार आता है। ये शुगर से बिल्कुल अलग है। शुगर में मूत्र के साथ कुछ मात्रा में शुगर का उत्सर्जन ज्यादा होता है और शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो अलग है। इसके अंदर मूत्र अधिक आता है, शुगर वाला ये बिल्कुल अलग है। तो याद रखना, शुगर वाले का संबंध है अग्नाशय से, लेकिन मूत्रलता का संबंध पीयूष ग्रंथि से है। पीयूष ग्रंथि से एडीएच यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन, उससे इसका संबंध है। तो याद रखना, इसे मूत्रलता रोग कहते हैं, इसलिए ये अपने उत्सर्जन वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है आज का 9वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है, हेनले के लूप में होता है। हेनले का लूप क्या है? आपने अच्छे से अगर इसके बारे में टॉपिक को पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं हेनले का लूप क्या है और इसमें क्या चीज होती है। हेनले के लूप में क्या चीज पाई जाती है? निम्न में से 4 ऑप्शन है, यूरिया, ग्लोमेरुलर निस्यंदन, मूत्र या रुधिर। आपने अपना जवाब दे दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं यूरिया। यूरिया तो अपने यकृत में बन चुकी थी। यूरिया को फिर धमनी शिराओं के माध्यम से अपनी, सबसे पहले अगर आपने बात की, सबसे पहले देखो बात करते हैं हेनले का लूप ही क्या है। आपने अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार की धमनी आती है अपने किडनी के अंदर। और जिस प्रकार से अगर बात करें नेफ्रॉन की संरचना, तो सबसे पहले एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक क्या होता है? एक केशिका, एक जो रक्त की धमनी होती है उसका ये गुच्छा होता है, ठीक है ना। रक्त लेकर आती है उसे अभिवाही धमनी, रक्त लेकर जाती है उसे अपवाही धमनी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ये फोल्डेड होता है, पाइप की तरह मुड़ जाता है और इसकी यहां से ये मोटा होता है, यहां से थोड़ा सा पतला होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो रक्त छणकर नीचे एक पहले जैसी संरचना में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं बोमन संपुट। ये बोमन संपुट वाला पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। ग्लोमेरुलस से रक्त छणकर सबसे पहले बोमन संपुट में आ जाता है। बोमन संपुट आगे जाके समीपस्थ कुंडली नलिका, यू आकार की एक नलिका होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा मुझे लगता है मैं थोड़ा आगे आ जाऊंगा तो इसलिए इस साइड दिखा रहा हूं। यू आकार की एक नलिका होती है जिसे हम कहते हैं हेनले का लूप। एक व्यक्ति था हेनले, जिसने, देखिए मैथ्स में मुड़ी हुई आकृति को लूप कहते हैं, तो हेनले ने इस यू आकार की संरचना को हेनले का लूप नाम दिया।
समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और आगे जाके जो इस प्रकार से फिर फोल्डेड में बन जाती है, इसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये जो नलिकाएं होती हैं इनका काम होता है अवशोषण करना। यहां पर रक्त सबसे पहले फिल्टर होता है, ठीक है, जो मूत्र है वो फिल्टर हो जाता है सबसे पहले, सॉरी जो यूरिया है रक्त जो है वो फिल्टर होने का काम होता है इस पार्ट में। ग्लोमेरुलस और बोमन संपूर्ण, जिनको मिक्स रूप से मेलपीगिकाई भी कहते हैं, मेलपीगिकाई दोनों को सम्मिलित रूप से। और फिर अपनी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और लास्ट में एक नलिका होती है इस प्रकार से सीधी नलिका, ठीक है ना, ये यू है, फिर इस प्रकार से फोल्डेड संरचना है और एक सीधी नलिका होती है जिसे हम कहते हैं संग्रह नलिका। मूत्र का सबसे पहले बनने के बाद जो मूत्र आता है वो संग्रह नलिका में आता है। संग्रह नलिका में यहां पर रक्त मूत्र आ जाएगा, इसको अब हम मूत्र कहते हैं जो संग्रह नलिका में आ जाता है। इससे पहले यहां पर बहुत सारी चीजें थी। देखिए 3 स्टेप में मूत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस से जो बोमन संपुट में आता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम ऐसे हम परानिस्यंदन कहते हैं, पहला स्टेप जो होता है। दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। सेलेक्टिव जो हम कहते हैं वापस ऑब्जर्वेशन होता है, सेलेक्टिव चयनात्मक पुनः अवशोषण जो होता है वो होता है अपनी इन नलिकाओं में, समीपस्थ, दूरस्थ और हेनले के लूप में। और लास्ट में तीसरा स्टेप होता है सेक्रेशन यानी स्त्रवण। स्त्रवण होता है अपना संग्रह नलिका के अंदर। तो ये जो 3 चरण है, इसलिए आपको याद रखना है यहां पर कौन सी चीज होगी, जो ग्लोमेरुलस से छनकर जो रक्त नीचे आता है, जो ग्लोमेरुलस से निस्यंदन होकर फिल्टर होकर जो नीचे चीज आई है वो होती है हेनले के लूप में। और इसमें जो ग्लूकोज जितने भी कार्बनिक काम के पदार्थ है उनका अवशोषण कर लिया जाता है, खास करके सोडियम वगैरह का इनका, और बच्चे हुई चीज को आगे उत्सर्जन कर देते हैं, आगे श्रवण कर देते हैं। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आपको पूरा जो नेफ्रॉन की संरचना है, उसकी कार्यविधि है, मूत्र निर्माण की कार्यविधि है, वो कम समय में आपको मैं रिवाइज करवा सकूं। साथियों मैं मानता हूं बिना चित्रों के माध्यम से, बिना यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं। और जो बच्चा घर पे पहले से पढ़ के आ रहा है, इस चीज को, प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रही होगी। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये देखने आता है कि 10% कौन कौन से मुझे आते हैं नहीं आते, बिना पढ़े यहां पर आएगा, सच में आपको ये क्लासेस थोड़ी सी आपको लग सकती है कि सर आपके समझाने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि साथियों यहां पर इतनी स्पीड से सिर्फ एक मैं आपको ये पात्रता एग्जाम है, उससे पहले मैं चाहता हूं साइंस के बहुत सारे टॉपिक आपको करवा दूं, और आपका जो अच्छा रिस्पांस रहता है तो पूरी कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू जरूर रखें। मेन जो एग्जाम होगा उससे पहले साइंस का ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक ऐसा निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर दूंगा जहां पर साइंस में आपका एक भी प्रश्न कटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर टॉपिक का इतना बड़ा निचोड़ मात्र 10-15 प्रश्नों में हो सकता है, आने वाले समय में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूं। लेकिन साथियों मैं भी अपना तैयारी भी, मैं भी खुद को भी तैयारी करनी है। मैंने भी अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे कम से कम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सके मैं अपनी खुद की पढ़ाई भी करूं। तो हो सकता है आने वाले समय में इतना समय आपको ना दे पाऊं, अभी भी मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर साथी इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो एक बार अप्रिशिएट जरूर करना। हो सकता है थोड़ा बहुत समय निकाल कर यूट्यूब पर भी इस चीज़ को कंटिन्यू जरूर रखने की कोशिश करूँगा। तो साथियों आज का जो लास्ट पर्सन है, आप जरूर इस सभी जितना भी मेरा एफर्ट है आपको दिख रहा होगा, इस पसीने के माध्यम से इस दोपहर के अंदर इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, फिर इतना एडिट करने में समय लगता है, उससे पहले प्रश्नों को बनाने में, पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालकर 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने में इतनी सारी मेहनत। साथियों अगर आपको सच में लगता है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, अधिकतर लोग आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज के नाम पर इधर उधर के प्रश्न लाते हैं, उनको कॉपी पेस्ट करते हैं और वही चिपका देते हैं बच्चों को। उससे क्या होता है कि आपने जो पहले से प्रश्न आपकी आंखों से निकाल रखा है वो प्रश्न तो आप ऑप्शन देख के भी पहचान लेते हैं, लेकिन दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं कर पा रहे। ऐसे 100 प्रश्नों की बजाय 10 प्रश्न ऐसे कर लीजिए जो आपको आपके दिमाग को हिला के रख दे, आपको सच में सोचने पर मजबूर कर दे कि मैंने इतने अच्छे से इतनी अच्छी रिसर्च करके इस टॉपिक को पढ़ा और कल ही पढ़ा था और आज टेस्ट दे रहा हूं, मेरी 10 में से 10 सही नहीं हो रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक में मुझे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है। तो आपकी सच्चाई क्या है वो प्रेजेंट मैं आपके सामने करना चाहता हूं। सिंपल प्रश्न देकर आपको खुश करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप खुश उस दिन हो जाओगे जब मेन एग्जाम आपके सामने होगा। उस दिन अगर अच्छे लेवल के प्रश्न आ गए तो आप सच में दिल से दुआ दोगे कि सर आपने जो करवाया था ना वो सच में हमारे लिए परफेक्ट वो चीज़ साबित हुई। तो साथियों इसलिए मैं आपके लिए इतना एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी का एप्रिसिएशन, आप सभी के एडमायर्ड है वो आमंत्रित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त में सामान्यतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त के अंदर सामान्यतः यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा होने पर किस प्रकार से दिक्कत हो सकती है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न बनाए हैं। जैसा कि आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, आप अच्छे से इसका जवाब देने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं। साथियों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपने जवाब दे दिया। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करता हूं। ये जो मैंने ऑप्शन रखा है ये है सामान्य ग्लूकोज से रिलेटेड। एक व्यक्ति में सामान्यतः रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो इतनी होती है। खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले अपने रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 100 मिलीग्राम कह सकते हैं हम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर
100 मिलीग्राम ब्लड के अंदर अपना ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 100 मिलीग्राम अपना ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये खाना खाने से पहले, खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद इसकी मात्रा लगभग हम बात कर सकते हैं 200 तक भी हो सकती है, 150 से 200 तक। तो ये नीचे वाला ऑप्शन है लगभग 200, ये है खाना खाने के बाद ग्लूकोज की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें स्पेशली यूरिया की मात्रा, तो यूरिया की जो एक मानक स्तर है वो है लगभग 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। इससे ज़्यादा या इससे कम होने पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। अगर ये 50 से ज़्यादा हो जाए तो ये 50 से 70 भी अगर हो जाए ना तो बहुत बड़ी इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, इतना खतरनाक है अपने शरीर में ये यूरिया। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जैसे रीट लेवल फर्स्ट में भी एक पर्सन भी आया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया से संबंधित एक पर्सन आया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है, फर्स्ट लेवल में ऐसा पर्सन था एक साइकोलॉजी के अंदर, तो वो एक आनुवंशिक रोग था फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम आनुवंशिक रोगों का जो टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सभी के सामने मैंने आज 10% रखे, इसका जो सही उत्तर वो आपको बता दिया मैंने, इसका उत्तर होगा 10 से 30 बी। तो आज के 10% मैं आज कंप्लीट करता हूं और कोशिश की है इन 10% के माध्यम से पूरा उत्सर्जन का जो टॉपिक है उनके हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करूं। और आई होप आप सभी ने ये चीज़ महसूस की होगी कि हर एक टॉपिक के प्रत्येक बिंदु से इस ऑप्शन रखने की कोशिश की है। पर्सन भले ही 10 हो, लेकिन ऑप्शनों के जो 40 ऑप्शन बने हैं वो प्रत्येक ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको पर्सन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो साथियों आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक, अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करने की कोशिश करना। धन्यवाद, जय हिंद।